गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बुक नंबर 2 जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका पहला लेसन, इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके बारे में बता रखा है क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल practices and accounting standards sector 129 of Companies Act 2013 prescribed that balance sheet and P&L account are prepared in form prescribed in schedule 3 of Company Act 2013। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कंपनी एक्ट है 2013 उसकी शेड्यूल 3 उसके अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की दे रखा है प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा, उसी के अंतर्गत ही वो तैयार किया जाता है। ए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इंक्लूड क्या क्या होता है उसमें। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट होता है, सबसे पहले होता है बैलेंस शीट। It is a statement of assets, liability and equity of the company at a given date. It shows the financial position of business. तो जो बैलेंस शीट होती है उसमें क्या क्या दिया जाता है, असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी दी जाती हैं, जिसे शेयर होल्डर फंड भी कहा जाता है। तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। It is described as statement of P&L part 2 of schedule 3 of company act is also known as income statement। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है लाभ हानि के बारे में पता लगाने के लिए, और इसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। थर्ड है नोट टू अकाउंट। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L आर सपोर्टेड बाय द नोट गिवन डिटेल ऑफ आइटम इन द बैलेंस शीट। इसमें नीचे नोट टू अकाउंट दिया जाता है, जो बैलेंस शीट में तो एग्जैक्ट फिगर लिखी जाती है और नोट टू अकाउंट में कहाँ से वो फिगर आई है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज ए स्टेटमेंट prepared in the manner prescribed in AS3 cash flow statement and show inflow and outflow of cash and cash equivalent। इसमें बताया जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो कैश और कैश इक्विवेलेंट का, कि कैश जो है आने वाला और जाने वाले के बारे में बताया जाता है इसमें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है इसकी, जॉन एन मायर ने इसकी डेफिनेशन दी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए समरी ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट द असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल as on a certain date and income statement showing the result of operation during a certain period। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक समरी ऑफ अकाउंट्स होती है बिजनेस एंटरप्राइज की, एक होती है बैलेंस शीट जिसमें असेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी दी जाती है, और एक होती है इनकम स्टेटमेंट जिसमें रिजल्ट दिया जाता है कि हमने लाभ कमाया है या हानि। आगे इसकी विशेषताएं और इसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे रिलेट टू पास्ट पीरियड, पिछले सालों से रिलेटेड होती हैं। दे आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म, मनी टर्म में दी जाती हैं, और ये फाइनेंशियल पोजीशन तैयार बताती हैं हमारी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की क्या क्या विशेषताएं हैं। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, ये पोजीशन बताती है कंपनी की। टू पार्ट्स होते हैं इसके, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, ये उनके बैलेंसेस से तैयार की जाती है। द अकाउंट्स इन बैलेंस शीट में हैव एन ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस होते हैं, जो ड्यूरिंग ईयर में ट्रांजैक्शन होती हैं वो, और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। P&L की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी, मतलब इसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस दे रखा है। इट इज ए पीरियड, इट इज ए प्रिपेयर्ड फॉर ए पास्ट पीरियड एंड दस इट इज ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, पिछले अवधि का बनाया जाता है इसलिए इसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और इट इज फॉर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, और एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। अब आगे है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले है रिकॉर्डेड फैक्ट, कि इसमें जितने भी हमारे पास रिकॉर्डेड चीजें होती हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, क्रेडिटर, सब लिखे जाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन। ट्रांजैक्शन आर recorded in the books of accounts following accounting concept and convention। For example, convention of prudence or conservatism। All expenses, expected expenses and losses are provided while expecting gain and profit are ignored। मतलब जितने भी हमारे फ्यूचर से संबंधित खर्चे और नुकसान होते हैं वो लिखे जाते हैं, पर जो इनकम है और प्रॉफिट है उनको इग्नोर किया जाता है, कि ताकि हमें रियल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट. Financial statements are prepared by following the accounting concept. For example, under the going concern concept, it is assumed that the business shall continue for a feasible future. मतलब going concern concept के अनुसार तैयार किया जाता है और ये माना जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कई वर्ष चलेगा और फिक्स्ड असेट्स जो बैलेंस शीट में है वो इनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू जितने में हमने खरीदी होती है बुक वैल्यू उस पर दिखाई जाती है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Accounting standard prescribed in Company Act 2013 are mandatory in nature and are the guidelines for preparing the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने की जो गाइडलाइन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत दी हुई होती हैं, उन्हीं के आधार पर हम इसे तैयार करते हैं. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग ए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन के दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन, तो कौन सा मेथड आपने इसको लागू करना है. लाइज विद इन द मैनेजमेंट विच हैज ए बियरिंग ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन. और अगला एग्जांपल है लीफो और फीफो मेथड का, कि कौन सा स्टॉक जो है वो पहले यूज करना है. नेक्स्ट है एस्टीमेट. Estimate are necessary for preparing the financial statement and have a bearing on the financial statement. Useful life of fixed assets, मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना. जैसे अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें पहले उसका अनुमान लगाना पड़ेगा कि एज कितनी है हमारी असेट्स की. सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द basis of which conclusion are drawn about the profitability and financial position of a company. तो इसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके सोर्स आदि के बारे में जानकारी दी जाती है. नेक्स्ट है इसमें कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट. द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी एज पर लॉ शुड डिस्क्लोज द प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन टू एनेबल द यूजर टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन. The information is disclosed in financial statement, board report and by separate statement being part of the annual report. तो ये एनुअल रिपोर्ट के बारे में बता रखा है कि जो एनुअल रिपोर्ट हम पेश करते हैं, अब जो हमारे शेयर होल्डर वगैरह और जो भी कंपनी के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं वो उसको देखते हैं. सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी हैज ए रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंटेनिंग रिपोर्ट इन टर्म ऑफ सेक्शन 134 ऑफ कंपनी एक्ट के बारे में दिया जाता है. ऑडिटर रिपोर्ट होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो अभी मैंने सारी चीजें बताई, बैलेंस शीट, P&L, नोट टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें दी जाती है. नोट टू अकाउंट हैज डिफरेंट पार्ट्स एज फॉलोज. क्या क्या होते हैं नोट टू अकाउंट में पार्ट्स. पहला है अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय कंपनी, कौन कौन सी पॉलिसी फॉलोड कर रही है कंपनी. और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L की डिटेल होती है. एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होते हैं. और एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई अगर रिक्वायर्ड है तो वो होती है. दूसरा है इसमें आ गया अब बोर्ड रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर कंपनी टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर एवरी ईयर कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग. It's covered to adopt, consider and approved the board report, balance sheet, statement of P&L and cash flow statement. Contents of board report are specified in Company Account 2013. However, they may given additional information that they consider appropriate. तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है जिसमें जो हम शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग लेते हैं उसमें क्या क्या मुद्दे पास किए गए उसकी एक कॉपी होती है, वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत जमा करानी पड़ती है ऑफिस में. नेक्स्ट है ऑडिटर रिपोर्ट. ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड. अब जब हम ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिट करवाते हुए जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देते हैं कंपनी के खातों को चेक करने के बाद वो जमा करवाई जाती है. आगे है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होती है. इट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज कंपनी असेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. बैलेंस शीट में हम असेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी को दिखाते हैं और ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत तैयार की जाती है. तो ये इसका फॉर्मेट दे रखा है. इसमें क्या है, सबसे पहला हेड होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी. आगे इसके हो गए हेड शेयर होल्डर फंड. इसमें आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. तो ये आपने अच्छे से लर्न करना है इसका फॉर्मेट. सेकंड है इसमें शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट.
थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें क्या क्या आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद आ गया करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आएंगी हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये सारा लाइबिलिटी का हो गया, इसका टोटल कर लेना। उसके बाद आ गई असेट्स। असेट्स में आ गई नॉन करंट असेट्स होगी, उसमें आगे पार्ट्स हैं। फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन और अदर नॉन करंट असेट्स। अब आ गई करंट असेट्स। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस और अदर करंट असेट्स। और अब इसका टोटल कर देना है, तो दोनों साइड का टोटल जो है ये इक्वल होगा। अब बारी बारी से इसमें आगे बता रखा है कि किस हेड में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी इज द लायबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर। इक्विटी में आपको पता ही है कि जो शेयर होल्डर फंड होता है, जिसमें हम क्या क्या लेते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। द टर्म लायबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी टुवर्ड आउटसाइडर। इट इज शोन ऑन द नॉन करंट लायबिलिटी। तो इक्विटी में जो शेयर होल्डर का अपना फंड होएगा वो आएगा, और लायबिलिटीज में को जो शो करना है वो आउटसाइडर, जो बाहर के लोगों से हमने पैसा उधार लिया है, ये आएंगे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में। तो अब हम देखते हैं शेयर होल्डर फंड क्या है। शेयर होल्डर फंड इंक्लूड 3 आइटम, 3 आइटम होती हैं इसमें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल क्या होती है, मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड आल्सो शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जो कंपनी शेयर इशू करती है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। ये पैसे के रूप में भी हो सकते हैं और कंसिडरेशन अदर देन कैश के रूप में भी जो शेयर होते हैं। द पर्सन टू whom शेयर आर अलॉटेड आर नॉन शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल इंक्लूड, 2 तरह की कैपिटल इंक्लूड होती है इसमें, इक्विटी और प्रेफरेंस। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट रिक्वायर द बैलेंस शीट टू डिस्क्लोज शो ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप। अब शेयर कैपिटल में आगे कई तरह की कैपिटल होती है। सबसे पहले है इसमें एथोराइज्ड कैपिटल, जिसे नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। एथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितनी कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, मींस इससे ज़्यादा कंपनी अपनी कैपिटल को नहीं बढ़ा सकती, मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अंडर कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में इसका अमाउंट लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और इसको अलग अलग जो भागों में बांटा जाता है उसे शेयर्स कहा जाता है। जैसे शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं, उन भागों में। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच ए कंपनी कैन इशू शेयर। तो ये अमाउंट मैक्सिमम होता है जितने से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच द कंपनी हैज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये है जो हम सब्सक्राइब्ड करते हैं, मतलब इशू करते हैं कैपिटल। शेयर इशूड अंडर each class of share capital given the number of share issued and their nominal value is shown in the note to account। तो note to account में हम वो दिखा देते हैं अमाउंट के कितने का शेयर है और हमने कितनी कैपिटल इशू की है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल आर लेस देन द एथोराइज्ड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल जो है वो या तो एथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल होगी या इससे क्या होगी, लेस होगी। Also, it can be equal to or more than the subscribed capital. Like authorized capital, amount of issued capital is shown in the note to account. तो authorized capital की तरह इसका भी अमाउंट जो है वो किस में शो कर देना है हमने, नोट टू अकाउंट में। अब आगे आ गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी होती है, इट मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। कि जो कंपनी के सदस्यों ने सब्सक्राइब की है उसे क्या कहा जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का ही ये एक हिस्सा होती है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज क्लासिफाइड शोन अंडर द फॉलोइंग 2 हेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो ये आगे 2 भागों में बढ़ती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक तो होती है सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड और दूसरी नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड में क्या होता है
कि शेयर आर शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर और द कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप। कि जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए, 10 के 10 रुपए कंपनी ने मंगा लिए और 10 के 10 रुपए आ गए, तो वो होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी है, उसके 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, एंड हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 टू बी पेड एंड आल्सो रिसीव्ड इट। तो पूरी की पूरी अगर हमें प्राप्त होगी है तो वो हो जाएगी हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब इसमें क्या है कि जितना हमने हमारी जो फेस वैल्यू थी, हम उससे कम पैसा हमारे पास आया है। जैसा इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी है जिसमें 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, इट इज कॉल्ड एंड फुल्ली फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10 एंड रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3। तो के मतलब भाई इसमें 3 रुपए जो फाइनल कॉल के थे उनको छोड़ के बाकी मिल गए, कि 10 रुपए में से कितने मिल गए, 7 रुपए मिल गए। 10,000 इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर विल बी क्लासिफाइड एज शोन। तो जैसे इसमें 3 रुपए जो थे फाइनल कॉल के 10,000 शेयरों के नहीं प्राप्त हुए, तो कैसे इसे हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। जैसे ये नीचे एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है कि 90,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हैं, तो 90,000 को तो पूरे पैसे मिल गए, 9 लाख रुपए मिल गए। पर जो 10,000 इक्विटी शेयर थे वो 10 रुपए के, पर उसमें से 3 रुपए नहीं मिले, मतलब 30,000 उसमें से नहीं मिले। तो टोटल कितने अमाउंट मिला हमें, 9,70,000। नेक्स्ट है व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कि जब कंपनी फुल फेस वैल्यू मांग ही नहीं रही है। जैसे 10 रुपए का शेयर है और कंपनी अभी कितने रुपए मांग रही है, 8 रुपए मांग रही है, तो हम लिखेंगे जैसे 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप, तो 1.5 लाख को 8 से गुणा कर देंगे, 12 लाख आ जाएगा। A situation may arise that the company has not called the full face value of the share. Also, it has not received the amount called upon the share. It means a part of amount called is in arrear. तो जो अभी पैसा नहीं मिला है उसे क्या कहते हैं, एरियर के रूप में माना जाएगा। Continuing the above example, let us assume that out of the above 1,50,000 equity share, shareholder holding 5,000 equity share have not paid the first call of थे। पर क्या हुआ कि एक जो 5,000 शेयर होल्डर, जिस शेयर होल्डर के पास 5,000 शेयर थे उसने 2 रुपए एक काल के नहीं दिए, तो हम कैसे लिख लेंगे उसको कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड, तो 12 लाख लेस कॉल्स इन एरियर 5,000 गुणा 2 10,000, 11,90,000 रुपया इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है called up share capital. Called up share capital means the amount called by the company to be paid by the shareholder towards share capital. जैसे कि company subscribed capital is 2 lakh equity share of 10 each against which the company has called 5 per share to be paid by shareholder. तो इसमें क्या है कि 2 लाख का इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, और कंपनी ने कितने मंगाए हैं, 5 रुपए मंगवाए हैं, तो 2 लाख गुणा 5 कितने हो गए, 10 लाख। तो ये क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप। Paid up share capital or share capital paid up means the amount received by the company as paid up against share capital and credited to share capital account. It also include amount credited as paid up to share capital account without payment being received in cash. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ 10 lakh and issue fully paid share to the vendor. The company will credit 10 lakh to share capital as paid up. Also, if a company reissue forfeited share at a discount 3 per share, the company will credit the amount of discount 3 per share to share capital account as paid up. तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की और उसमें उसने फुल्ली पेड शेयर इशू कर दिए इसके बदले में, तो कंपनी को हम कितने से क्रेडिट कर देंगे, 10 लाख रुपए से।
Also, if a company reissue forfeited share at a discount, say 3 per share, the company will credit the amount of discount to share capital account. और अगर कंपनी कोई डिस्काउंट के लिए 3 रुपए के डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है तो वो अमाउंट भी कंपनी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा. Beside the above, following information is given in the note to account to share capital. Share allotted for consideration other than cash and share allotted as fully paid bonus share. This information is disclosed under subscribed capital. वो कहते हैं कि जो नोट टू अकाउंट में हमने अगर हम पैसे के अलावा जैसे मशीनरी के रूप में कोई शेयर इशू किए हैं या कोई और बोनस शेयर इशू किए हैं तो वो भी नोट टू अकाउंट में हमें शो करना पड़ेगा. Call in arrear are shown by way of deduction from the amount of subscribed capital under the heading subscribed but not fully paid up. तो जैसे मैंने अभी आपको subscribed but not fully paid up का एग्जांपल बताया था कि जो पैसा नहीं आया वो माइनस करके वो भी नोट टू अकाउंट में शो करना पड़ेगा. अमाउंट इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड नॉट रीइशूड इज एडेड टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल. और फॉरफिटेड का अमाउंट भी सब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में शो किया जाएगा जैसा कि ये एग्जांपल में नीचे नोट टू अकाउंट में दिखाया गया. आगे है रिजर्व एंड सरप्लस. अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल, रिजर्व मीन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस विच आर नॉट earmarked in any way to meet any particular liability. रिजर्व होते हैं कि जो हम किसी भी लाइबिलिटी में पे नहीं करेंगे. known to exist on date of the balance sheet. thus reserve mean amount set aside out of profit. तो रिजर्व होता है कि जो हम अलग से कोई अमाउंट प्रॉफिट के रूप में रख लेते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज सिंगल अमाउंट इन फैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस अंडर शेयर होल्डर फंड. तो इसे शेयर होल्डर के फंड के रूप में दिखाते हैं और इसे हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं. कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शनल आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व आदि. तो ये रिजर्व एंड सरप्लस तक आज मैंने आपको कराया, बाकी का हम बाद में करेंगे.